भाई बोल दिया, मैं कैसा पूछूं। चल 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 निकल निकल। किसका बोल? इम्तियाज साहब का। अरे 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 अरे, ये तो गलत बात होगी। तो जरूरी नहीं है कि जैसा दिखे वैसा हो, नहीं तो लॉलीपॉप दिया गया ना भाई। फिर दारुसलाम की जमीन वापस। वहाँ पर दरवाजा तोड़कर हम लोग अंदर घुसे। एमएम का लेना देना नहीं है, तो एमएम ने भी यहाँ पे होना है। तो ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों का जो है सब एक किस्म से बोलेंगे ठेका सिर्फ एमएम ने लेके रखी। मेरा इलेक्शन, मैं कैसा जीत जाऊँ, मेरा कैसा बढ़ जाए। आपको 2 बार देते क्योंकि आपने भी ऑन कैमरा प्रेस में बोले कि मैं तो इच्छुक हूँ और मुझे तो चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल सही है, मगर आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं। हमको तो ये लग रहा था एमएलए इलेक्शन में इम्तियाज सेंटर हमारे लिए खुला छोड़, मगर आपके लड़ने की वजह से अगर कौम का नुकसान होता है तो मैं समझता हूँ आप मुनाफिक हैं। हमको सिर्फ झंडे उठा के भागने के लिए रखे आप लोगों ने, हमको आप मौके नहीं देना चाहते। हमको भी मौका दिया जाए, हमको भी टिकट दिया जाए। और बहुत कोशिशों के बाद भी जब टिकट नहीं मिला, मैं बोलता भी हूँ खुल के कि मैं नाराज हूँ इम्तियाज भाई से। समीर भाई, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता आपको जी। मेरी बात का कोई ऐसा जहाँ आपको ज़रूरत पड़ी रुका देना ज़्यादा हो रहा तो बता देना खुल्ला। वैसा मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता बात। नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो आपकी एज क्या है वैसे अभी? 34। 34। Yes. और आप मैरिड है? मैरिड है। मालूम नहीं था अभी। जिसको पूछा मैंने तो नहीं बोला, नहीं है बोल के यंग दिखते हो। आप कब स्टार्ट करे पॉलिटिक्स वगैरह? भाई पॉलिटिक्स 2017 से हम लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। नहीं, आपकी एज क्या थी तब? कितना कम होगा? 27। मैं कल एक फोटो देखा। हाँ। तो इम्तियाज अली साहब जब पहली बार एमएलए बने थे और आप एक सोफे पे बैठे हुए थे, तो वो बहुत पुरानी दिख रही थी, ऐसा दिख रहा है 20s में थे हो जाए। वो तो 2014 की पिक थी, तब 24 एज होंगी, 24-23 एज होगी। तो आप तब से हम लोग मजलिस से जुड़े हुए हैं। हाँ। जमात से तो तब से जुड़े हुए हैं, मगर पॉलिटिकली एक्टिव 2017 में हुए। तो उतना 3 साल का ड्यूरेशन, 14 से 17 साइलेंट थे एकदम, बस पार्टी का कोई प्रोग्राम रहा कभी गए, कभी नहीं गए, ऐसा था। मगर 17 में एक्चुअली जो है तो अपन एक्टिव हुए जब से अपने को 2017 में पहली बार जो है तो शहर अध्यक्ष बनाए थे। हाँ। तब से एक्टिव है, तो आज तक एक्टिव है। अभी आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट? अभी जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र। अच्छा, हाँ, अभी इलेक्शन में। हाँ। उसका भी सवाल करिए, उसके ऊपर भी अच्छा जवाब देता हूँ। तो आपके वालिद साहब भी नगर सेवक थे? बाबा 2 बार जो है तो नगर सेवक थे और दोनों बार आना पोस्ट थे। और उनका पॉलिटिकल जो है तो करियर 5 साल का ही था। और फॉर्चुनेटली मैं जहाँ रहता हूँ मेरे वार्ड से थे, सादत नगर से पहली बार कॉर्पोरेटर बने थे और सेकंड टाइम नेहरू नगर से बने थे। 2 बार अनपोस्ट चुनकर आए थे और 5 साल का पॉलिटिकल करियर था, जिसमें से 2 बार चुनकर आए, 3 बार विरोधी पक्ष नेता रहे, 2 बार जो है तो चेयरमैन रहे। साथ में हमारे बड़े भाई साहब को जो है तो उन्होंने 2010 में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ाए थे, यही से पीर बाजार उस्मानपुरे से, और उसको भी जो है तो इलेक्शन जिताए थे। अच्छा, तो आपको नहीं लगा ऐसा नगर सेवक वगैरह कुछ बनना करना? नहीं, तब बहुत एज कम थी भाई, और तब वालिद साहब के दौर में जो है तो अपना क्या बोलते हैं उसको, यंगस्टर जो थे वो टाइम पे हम मतलब नए जो है तो जवान हुए थे, और जवानी में जवानी का जोश था इनडायरेक्टली, और जिंदगी जीने में लगे हुए थे। सियासत और ये काम कारोबार वो वक्त में नहीं सोचते थे। नहीं, पर वो जो अब शहर अध्यक्ष बने और ये जब इम्तियाज अली साहब एमएलए बने, उसके बाद भी तो आप बन सकते थे ना, 1-2 टर्म तो हुई उसके बाद, और तब तक तो आपका अच्छा। देखिए 2019 में मैंने बहुत कोशिश किया था कि मुझे एमएलए का टिकट मिले। हाँ। क्योंकि इम्तियाज अली साहब जब 2019 में एमपी बने, हाँ, तब बहुत कुर्बानियाँ हमारी थी, बहुत कोशिशें थी कि इम्तियाज अली साहब जो है तो ये हो जाए, एमपी बन जाए, और इम्तियाज में एमपी बन गए। और इम्तियाज अली साहब के एमपी बन जाने के बाद में ये ख्वाहिश हम लोगों ने इम्तियाज अली साहब के सामने और सदर साहब के सामने रखे थे कि भाई हमको भी मौका दिया जाए, हमको भी टिकट दिया जाए। और बहुत कोशिशों के बाद भी जब टिकट नहीं मिला, नासिर सिद्दीकी साहब को 19 में जब टिकट मिला, तो हमने जमात के हुक्म के ऊपर लब्बैक बोले, और नासिर भाई के लिए बहुत कोशिशें किए थे 19 में ही कि वो आमदार बन जाए, मगर अल्लाह की तरफ की बात है कि वो नहीं बने।
उसके बाद में 2024 का वक्त जब आया, सबसे पहले तो एमपी इलेक्शन मैं समझता हूँ कि एक हमारी हार्ड लक रही कि हम नहीं जीत पाए, जबकि हमें जीतना चाहिए था, क्योंकि एज ए एमपी इम्तियाज जलील साहब का 5 साल का जो उनका काम था वो लाजवाब था। मैं नहीं समझता कि औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब से पहले ऐसा एमपी औरंगाबाद में देखा था जिसने, मैं समझता हूँ रफीक ज़करिया साहब के बाद अगर हमको कोई नगीना मिला था तो वो इम्तियाज जलील साहब थे, जिन्होंने औरंगाबाद का नाम बार बार पार्लियामेंट के अंदर रखा। औरंगाबाद का ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र मराठवाड़ा का रिप्रेजेंटेशन इम्तियाज जलील साहब ने एमपी होते हुए पार्लियामेंट में किया था। तो हमारी ख्वाहिश थी कि वो दोबारा एमपी बने, और एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैं एक अच्छा जो है तो उनके लिए काम करूँ, एक प्लेटफॉर्म सेट करूँ, और जो कि हमने किया भी पूरे ज़िले के अंदर, तांडों में, गाँव में, सर्कल्स के अंदर, हर तालुके के अंदर हम लोग ने जमात का रिप्रेजेंटेशन खड़ा किया। मगर क्योंकि एक तरफ 3 पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी तरफ 3 पॉलिटिकल पार्टी, एक तरफ उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी का शरद पवार का मिलके जो है तो चंद्रकांत खैरे थे, और दूसरी तरफ जो है तो उद्धव ये अपना शिंदे सेना बीजेपी और अजीत पवार मिलकर जो है तो इन्हों थे भुमरे साहब थे। तो ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज के सामने इम्तियाज जलील साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तनहा थी। तो हमने तनहा रहते हुए, अकेले रहते हुए इम्तियाज जलील साहब ने 3.5 लाख वोट लिए, और दोनों तरफ 6 दिग्गज पार्टीज होकर उन्होंने हमसे टफ फाइट दी। मगर मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग एमपी का इलेक्शन हारे तो वो जो है तो नाजायज पैसा, हराम का पैसा, भुमरे का नाजायज हराम का पैसा, वो वजह बनी हमारा एमपी इलेक्शन हारने के, ना कि इम्तियाज जलील साहब की काबिलियत। इम्तियाज जलील साहब की काबिलियत और मजलिस के नाम के ऊपर हम लोगों ने 3.5 लाख वोट लिए, और दूसरी तरफ भुमरे साहब ने नाजायज हराम का पैसा लगा कर एक तरफा जो है तो जीत हासिल की। मगर वो जीत में भी मैं समझता हूँ औरंगाबाद जिले की हार है। आज अगर पार्लियामेंट के अंदर औरंगाबाद शहर का, औरंगाबाद जिले का अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो हमारे एमपी इलेक्शन की हार की वजह है। इम्तियाज जलील साहब की हार हुई, उसके बाद हमारा ये था कि भाई अब आगे कैसा होगा, और हम चाहते थे, हमारी ख्वाहिश थी कि इम्तियाज जलील साहब एमएलए का इलेक्शन लड़े। इम्तियाज जलील साहब पर्सनली नहीं चाहते थे एमएलए का, इम्तियाज भाई एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, मगर मेरी भी पर्सनल जाती राय इम्तियाज जलील साहब को ये थी कि आपने एमएलए इलेक्शन लड़ना चाहिए, एक आपका चेहरा बॉडी के अंदर होना जरूरी है, हमारा रिप्रेजेंटेशन आपके जरिए हो, ये हमारी ख्वाहिश थी। और इम्तियाज जलील साहब ने शुक्र है अल्लाह का कि हमारी बात को सुना और एमएलए इलेक्शन लड़े। किसी वजह से हम हार गए। नहीं, मैं वही वजह बोलना चाह रहा आपको, मतलब एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं भी ज़रा सोशल वर्क वगैरह में फर्स्ट टाइम इम्तियाज जलील साहब एमएलए वाले सेंट्रल से बने, इस बार अनफॉर्चुनेटली एमपी हार गए, डिसाइड किए एमएलए खड़े रहने का। तो जहाँ से इंसान का ग्राउंड लेवल मजबूत है और एक बार विन कर चुके, एक हिसाब से उनको सब चीज़ें वहाँ की मालूम है कि क्या कैसा होता, किससे मिलना, क्या कराना, क्योंकि ये तो एक हमको तो ये लग रहा था एमएलए इलेक्शन में इम्तियाज भी सेंटर हमारे लिए खुला छोड़ रहे हाँ, हम ये समझ कर खुश हो रहे थे। मगर ईस्ट का जो हल्का है जिसको हम पूर्व मतदार संघ बोलते हैं, वो बड़ा एक अच्छा मजबूत गढ़ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, एक बड़ा तबका है जो इम्तियाज जलील साहब को और जमात को मानता है। हम लोगों ने 2014 के अंदर पूर्व हल्के से 60,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। 2019 में हम लोगों ने उसके अंदर 90,000 के करीब वोट हासिल किए, और हम ये मानते थे स्टार्टिंग से कि ये वोट जमात के हैं, ये वोट किसी पर्सनल इंसान के नहीं है, जमात के वोट है, हम ये मानते थे। और हम ये समझ रहे थे कि इम्तियाज जलील साहब का जब चेहरा पूर्व मतदार संघ के अंदर आएगा तो हिंदू हमारे भाई भी उससे मुतासिर होंगे और इम्तियाज जलील साहब के हक में वोट करेंगे, और जो कि उन्होंने किया भी। मैं ये बात मानता हूँ कि 15,000 से ज़्यादा जो है तो वोट हमारे हिंदू भाइयों के इम्तियाज जलील साहब के हक में आए हैं। हमारे ही कुछ वोट जो है तो कम पड़ गए, या हमने ही जो है तो इलेक्शन में बेदारी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से हमारा वोटिंग परसेंटेज कम रहा। कई सारे इलाकों के अंदर हाथों में शया लगाने का जो है तो जो काम अतुल सालवे पिछले 10 साल से लगातार कर रहे, इस बार भी उन्होंने किए, मगर कुछ हद तक हमारे नौजवान जागरूक थे। बहुत कम मार्जिन से गए ना। अब हार 1 वोट से हो या 1-2 हज़ार वोट से हो या 20,000 वोट से हो, वो हार तो हार है। मगर इम्तियाज जलील साहब ने एक अच्छा टफ फाइट अतुल सालवे के दिए। साथ ही में अगर हमारे जो
कुछ मुट्ठी खुल गई थी, जो हमारे भाई आपस में इंतशार में पड़ गए थे, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे होते तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन आसानी से जीता जा सकता था। मैं वही बोलने वाला था, आपने भाई बोल दिया, अब मैं कैसा पूछूं। नहीं देखो, इलेक्शन 8 दिन का 15 दिन का है, बाकी तो सब भाई है ना। चाहे डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब हो, मेरा पॉलिटिकल उनसे डिफरेंसेस हो सकता, मगर पर्सनल डिफरेंसेस नहीं हो सकते। हमारी एक पॉलिटिकल राइवलरी चली जो इलेक्शन के बाद खत्म हो गई। अब वो उनके रास्ते, हम हमारे रास्ते। जनरली देखा गया जितना भी अभी टाइम पीरियड गया और वो खड़े रहे जो भी करे, उनको पार्टी में किसी से मसला नहीं है, मसला सिर्फ था इम्तियाज जलील साहब से। वो भी इसलिए था क्योंकि वो सेंट्रल छोड़ के ईस्ट में खड़े रहे। नहीं भाई, डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब हमेशा से सेल्फ सेंटर्ड थे। वो पार्टी के अंदर रह के दूसरी पार्टी चलाते थे, और इम्तियाज जलील साहब ने हमेशा औरंगाबाद शहर को तवज्जो दिया, जमात को तवज्जो दिया। इम्तियाज जलील साहब के लिए मामला ये था कि पार्टी शुड इंक्रीज, पार्टी बढ़ना चाहिए, एक पर्सनल आदमी नहीं बढ़ना चाहिए। ये सोच इम्तियाज भाई की हमेशा से थी, इसलिए हम लोग इम्तियाज भाई से जुड़े हुए थे। और डॉक्टर साहब से हम लोग कभी मुत्तफिक नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि वो बस मेरा इलेक्शन, मैं कैसा जीत जाऊँ, मेरा कैसा बढ़ जाए, ये मामला डॉक्टर साहब का हुआ करता था। इसीलिए हम लोग डॉक्टर साहब से दूर हुए और इम्तियाज जलील साहब के करीब हुए। नहीं चलो ठीक है, वो उनके कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, उनका बिहेवियर होगा जो होगा, पर आप तो बहुत लॉयल थे, अभी भी है, और आपका वर्क टूवर्ड्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो बोलूँगा कि इम्तियाज़ साहब से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे आपको देखा गया, क्योंकि जिम्मेदारी आप पे ज़्यादा है, वो इतना नहीं कर सकते। आपको 2 बार देते, क्योंकि आपने भी ऑन कैमरा प्रेस में बोले कि मैं तो इच्छुक हूँ और मुझे तो चाहिए, और मैं तो बोलूँगा आप डिजर्विंग भी है, क्योंकि जिनको दिया वो तो 2 बार पहले हार गए। वो ट्राइड एंड टेस्टेड है एक हिसाब से। तो एक न्यू इंसान को, और मेरे हिसाब से एक यूथ आइकन जिसको बोलेंगे, आपको यंग बच्चे बहुत पसंद करते, तो ऐसा हो सकता था। बोल नहीं सकते भाई, खुदा की कुदरत की चीज़ें पलट जाती अगर समीर साजिद बिल्डर खड़े रहते। तो वो आपको नहीं लगा कि यार यहाँ से? आपका सवाल बिल्कुल सही है, मगर आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं। मैंने भी समाजवादी में चले जाना। आपका सवाल बिल्कुल सही है, मगर आप सवाल गलत इंसान से कर रहे हैं, क्योंकि टिकट देने का इख्तियार असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास और इम्तियाज जलील साहब के पास था। और मैं समझता हूँ कि वो टाइम पे अगर इम्तियाज भाई थोड़ा हमारा साथ देते तो शायद मामला कुछ और तो होता। मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने इच्छुकता दिखाई, आपकी ऐसा तो नहीं है आपने कुछ बोले नहीं, और उनका और आपका बॉन्ड तो दुनिया को मालूम है। किसका बॉन्ड? इम्तियाज साहब का। अरे ये तो गलत बात होगी। क्यों? नहीं, क्या है, वी आर इन पॉलिटिक्स, एंड इन पॉलिटिक्स एवरीवन हैज देयर ओन एम्स। तो जरूरी नहीं है कि जैसा दिखे वैसा हो, मामला कुछ और भी हो सकते। रहा सवाल इम्तियाज भाई का हमारे बोर्ड का, तो अच्छी बात है। आपको लगता है ऐसा है तो अच्छी बात है, मैं क्या बोल सकता हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इम्तियाज भाई थोड़ी कोशिश करते तो मामला कुछ और हो सकते थे। और सेंट्रल हल्के की जो सीट की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वो सीट एक बार मौका दे दिया गया था, ट्राइड एंड टेस्टेड था। दूसरी बार आवाम की खुशी ये थी, कोशिश ये थी और उम्मीद ये थी कि भाई समीर साजिद को टिकट मिलेगा, और हम लोग को भी बड़ा यकीन था कि इंशाल्लाह टिकट मिलेगा। मगर जिससे कैसा बोलते हैं ना, हमने जिसके ऊपर भरोसा किया, हमने जिसके पीछे 5-10 साल डाल दिए, वक्त पे अगर वो ये कहे कि नहीं फैसला मैं नहीं कर सकता, साहब करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है। और दिल दुखने का मैं बोलता भी हूँ खुल के कि मैं नाराज हूँ इम्तियाज भाई से इस वजह से, क्योंकि मैंने उनके पीछे वक्त ज़ाया किया था। मैंने उनको जो है तो अपना सदर मान के मेहनत की थी, और मैंने हमेशा इम्तियाज भाई से ये कहा था कि इम्तियाज भाई मैं आपके साथ रहकर काम कर रहा हूँ और मेरे टिकट की जिम्मेदारी आपकी होगी। और उन्होंने हमेशा यस भी कहा था, मगर वक्त आने पे क्या है साहब, वक्त आने पे लोग हाथ हटा लेते। आपने दाव गलत खेल लिए। नहीं, दाव तो सही था हमारा। हमने देखिए, इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र सदर है, मेरे सदर है, और उनके पीछे हम लोगों ने खड़े रहकर सियासत की, उनके साथ रहकर हम लोगों ने जो है तो जमात को मजबूत किया, खुद को भी मजबूत किया, और जमात के लिए खिदमतों का अंजाम देते रहे। पूरा शहर ये चाहता था कि समीर साजिद को टिकट दिया जाए। खास तौर पे जो यूथ था वो तो पूरा वन साइडेड था, दीवालों की तरह हम लोगों ने मेहनत की थी। और जब टिकट नहीं मिला तो जाहिर है मैंने अपनी नाराजगी जताई, और मैंने अपनी नाराजगी इम्तियाज जलील साहब के सामने जाहिर भी की थी। आज भी मैं नाराज हूँ, बेशक नाराज हूँ, क्योंकि हमने हमारे हाथों से हमारी सीट गंवा दी। सेंटर हल्के की जो सीट थी वो वन साइड जीतनी चाहिए थी, और जब जो है तो एक शिवसेना का भी कैंडिडेट था, शिंदे सेना का भी कैंडिडेट था, ये दोनों कैंडिडेट के रहते हुए अगर हम सीट नहीं जिता सके तो हम सीट कभी नहीं जिता सकेंगे। भाई
कितने लिए जायसवाल ने? 80,000 प्लस वोट लिए। उधर से जो है तो उद्धव ठाकरे के जो है तो जो कैंडिडेट थे उन्होंने 29,000 के करीब वोट लिए, 29,000 या 39,000 के करीब लिए। अब इतने वोट डिवाइड होने के बाद भी हमारी सीट नहीं निकली, तो इसका मतलब कहेगा कि इम्तियाज भाई आपका सिलेक्शन गलत हुआ, आपका सिलेक्शन गलत हुआ साहब। अगर आपका सिलेक्शन समीर साजिद होता तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का औरंगाबाद के अंदर समीर भी आमदार होता और इम्तियाज जलील साहब भी आमदार होते, क्योंकि मैं समझता हूँ आपने जब मेरा टिकट काटे तो कहीं ना कहीं आवाम में नाराजगी आई, नौजवानों में नाराजगी आई। मैंने कितना भी मनाया, मैंने कितना भी स्टेज से चिल्ला कर कहा, मगर जब मैं कैंपेनिंग के लिए आपके लिए जाता था इम्तियाज भाई या नासिर भाई, तो लोग मुझसे कहते थे और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर भी दिखाई दिया। मगर मैं जमात का सिपाही हूँ, था और इंशाल्लाह हमेशा रहूंगा, इसीलिए मैं आज भी जमात के साथ खड़ा हूँ। नहीं, पर ये तो एक पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल है कि मेरे को मालूम, मैं भी थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड हूँ। कोई भी इंसान को टिकट देने से पहले एक थॉरो रिसर्च करी जाती है, एक टीम पूरा सर्वे करती है कि ऐसा तो नहीं कि इम्तियाज अली साहब बोलेंगे भाई समीर भाई को बनाओ या नासिर भाई को बनाओ और असद साहब दे देंगे। उनकी भी एक टीम है, हर पॉलिटिकल पार्टी की टीम रहती है, वो मेरिट देख के ही टिकट देते हैं, वेस्ट तो करना नहीं है। ऑन ग्राउंड लेवल पे जब समीर साजिद बिल्डर साहब का नाम था, और ऐसा भी नहीं कि इम्तियाज साहब को कन्विंस करने की ज़रूरत थी, आपका और असद साहब का भी बॉन्ड अच्छा है, पब्लिक अप्रिशिएट कर रही, तो सिर्फ एक सजेशन देने पे वो चीज़ मुकम्मल हो सकती थी। पर उसका कंपनसेशन दिया गया इलेक्शन के बाद जनरल सेक्रेटरी बना के। मैंने समझता है दो चीज़ें इक्वल। नहीं तो लॉलीपॉप दिया गया ना भाई। मैं वही पूछने वाला था, सब बोलते हैं असद साहब ने हमको लॉलीपॉप दिए, इम्तियाज अली साहब ने लॉलीपॉप दिए, क्या किस्म का रहता है? नहीं देखिए, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मामूली सिपाही हूँ और इंशाल्लाह मैंने कभी ओहदों के लिए या टिकट के लिए मेहनत नहीं की। सबसे पहले तो हम लोगों ने जमात को मजबूत करने के लिए हमेशा कोशिशें किए, काम किए, और जब हम लोग मेहनत करते तो हम एक उम्मीद रखते हैं कि भाई हमको इसका सिला मिलेगा। जब सिला नहीं मिलता तो बिल्कुल दिल दुखता है। जब आप आपके सदर के लिए दिन रात मेहनत करें, आप आपके सदर के लिए हर कुर्बानी दे, हर चीज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपका सदर जो है तो खुद कमज़ोर निकले, तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है, और मेरा भी दिल दुखा हुआ है, इसमें कोई नो डाउट। मगर इंशाल्लाह जमात के लिए काम करते रहेंगे। फिर दारुसलाम की ज़मीन वापस। ये सही है, पर मैं सुनता ये बस कि इम्तियाज अली साहब की अमरप्रीत है, ये है वो है, और जो दारुसलाम का प्रॉपर्टी है वो समीर साहब ने दिए हुए है या उनकी है, ऐसा कुछ है। तो ये रियलिटी देखिए इम्तियाज भाई के पास क्या है वो उन्होंने जाने, उनका अल्लाह जाने। उनको जवाब देना है, मैं कोई नहीं होता उसके ऊपर सवाल करने वाला, ना मैं कभी करूँगा। मेरे हिसाब से इम्तियाज भाई बड़ा अच्छा काम किए। एक औरंगाबाद को जिस लीडरशिप की ज़रूरत थी उस इम्तियाज अली साहब की शक्ल में हमको लीडरशिप मिली है। हाँ, कुछ कमज़ोरियाँ उस लीडरशिप के अंदर है, जिस तरीके से अपने सिपाहियों का साथ ना देना, उनके साथ मजबूती से ना खड़े रहना, ये इम्तियाज अली साहब की खामियां है। मगर इन खामियों के साथ इम्तियाज अली साहब के साथ कई खूबियां भी है जिनको मैं हमेशा सल्यूट करता रहा हूँ और करता रहूँगा। रही बात दारुसलाम की, तो दारुसलाम समीर साजिद बिल्डर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको समीर साजिद बिल्डर ने जमात के लिए वक्फ किया है। और वहाँ पर दारुसलाम, देखिए आपको दारुसलाम के बारे में पता नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं 2017 में पहली बार शहर सदर मुझे इम्तियाज भाई ने बनाया, जब मुझे इम्तियाज भाई ने मौका दिया, तो हम लोगों ने एक दफ्तर की शुरुआत की। आपका प्राइवेट ऑफिस? प्राइवेट ऑफिस, दफ्तर की शुरुआत हम लोगों ने, दफ्तर को नाम क्या दे, मैं मेरा नाम चाहता तो दे सकता था समीर साजिद बिल्डर्स ऑफिस, मगर हम लोगों ने उसको दारुसलाम का नाम इसलिए दिया क्योंकि हम जमात को बढ़ाना चाहते थे। जब मैंने दफ्तर की शुरुआत की तो मैं अकेला था। अच्छा। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी टीम है दारुसलाम की, दारुसलाम टीम जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे मुंशी भैया पटेल है, कलीम मुल्लाइट साहब है, मेराज साहब है, रिजवान भाई है, शोएब भाई है, भाई इम्तियाज साहब है, और भी कई, सहीर खान है, और भी कई नाम है। जब ये सब मिलकर एक ताकत बनती है तब दारुसलाम टीम बनती है। मेरे अकेले से दारुसलाम नहीं चलता है, एक पूरी टीम है जो मेरे एब्सेंस के अंदर भी दारुसलाम के ऊपर बैठती है, आवाम की खिदमत करती है। बेसिकली दारुसलाम चालू करने का मकसद ये था कि आवाम के लिए एक ऐसा दफ्तर हो जहां पर वो आकर उनके प्रॉब्लम शेयर कर सके, उनके मसाइल को, उनकी परेशानियों को बयान कर सके, और कोई हो वहां पर बैठा हुआ जो उनकी परेशानियों को सुनेगा और उनको हल कर देगा। देखिए जिस तरीके से औरंगाबाद के अंदर जब मैं नया सदर बना था, तो एक बड़ा वाकया मुझे जिंदगी भर वो याद रहा है और याद रहेगा।
पहली बार जब मैं घाटी के अंदर गया था एक पेशेंट की मदद करने के लिए, तो हम लोग आरएम ऑफिस के अंदर गए। आरएम ऑफिस ऐसा ऑफिस होता है घाटी के अंदर जहां पर जाकर आप पूरे घाटी कैंपस के अंदर कोई भी वार्ड के अंदर आपका हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल में वार्ड के अंदर आपका पेशेंट है तो आप वहां बैठे बैठे आपके पेशेंट को सुविधा प्रदान करके दे सकते हैं। तो जब हम आरएम ऑफिस के अंदर गए तो आरएम साहब को हमने बोले, भाई मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ MIM का, ये पेशेंट है फला फला, इम्तियाज जलील साहब ने भेजे है, तो बताइए क्या काम है। मतलब ऐसा ऐसा काम है। तो बोले नियम अनुसार ते होत नहीं। मतलब अच्छा ये आमदार साहब से बात कर लीजिए। तो उन्हें कॉल पे भी बोल दिया साहब के नियम अनुसार होत नहीं। और हम लोग चेयर थी वहाँ पे बैठने लगे तो नहीं इकड़े बसायचे नहीं, वो भी राम बोला अच्छी बात। हमने आरएमओ साहब से बात किए, काम नहीं हुआ, हम लोग चले गए। उसके बाद हम लोगों ने घाटी का पीछा उठाया। घाटी का पीछा किस तरीके से हम लोगों ने उठाए, हम लोगों ने घाटी के अंदर जितने भी इलीगल चीजें होती है उसको पकड़ना शुरू करें। तो घाटी के OPD बिल्डिंग के सामने 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर जो है एक नई मेडिकल बनाई जा रही थी। अब हम लोगों ने लेटर हेड दिए डीन के पास कि भाई ये डॉक्यूमेंट दीजिए, किस आधार है आप इनको मेडिकल दे रहे हैं। तो हमको कोई जवाब मिला नहीं। फिर हम लोग RTI डाले। RTI डालने के बाद में RTI के अंदर स्पष्ट उल्लेख था कि 120 स्क्वायर फीट की जगह डेंटल के अंदर फला फला जो है तो कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है। और घाटी के अंदर धांधले देखिए, करप्शन देखिए कि वो डेंटल बिल्डिंग के अंदर ना देते हुए मेन रोड के ऊपर OPD बिल्डिंग के सामने 1000 स्क्वायर फीट को मेडिकल साहब ने बना दी। अब पता करें हमने किसके नाम पे है, क्या है, कैसा है, तो मालूम हुआ कि अतुल सार्वे का PA है। उसको उसके ऊपर जो है तो डीन साहब इतने मेहरबान है कि 1000 स्क्वायर फीट की उसको मेडिकल वहां पे अलॉट करके दे दिए और उसका कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने पूरे RTI निकाले, डॉक्यूमेंट निकाले, डीन के सामने बैठे। उसके बाद हम लोग जो है तो FDA में जाके बैठे और उसका नतीजा ये निकला कि वो मेडिकल जो इलीगल बनाई जा रही थी वो हमारे प्रेशर की वजह से तोड़ी गई। मेन रोड से पूरा हमने प्रेशर से वो, जबकि MLA था अतुल साल्वे, वो कैबिनेट मिनिस्टर था, उसका PA वो मेडिकल बना रहा था, मगर इलीगल चीज को हमने रोके, तोड़े। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि घाटी प्रशासन थोड़ा सा हिल गया और हमसे सतर्क रहने लगा। मांग हमारी क्या थी कि भाई हम जो पेशेंट का मामला आपके सामने रखे वो पेशेंट की मदद कर दीजिए, उसको वेंटिलेटर अवेलेबल कर दीजिए, उसको रूम अवेलेबल कर दीजिए, ICU अवेलेबल कर दीजिए, या किसी पेशेंट का MRI मुफ्त में कर दीजिए। छोटी छोटी मांग रहती थी। अब ये मांगों को लेके जब हम जाने लगे, घाटी के अंदर जब नाम बन गया तो एक झटके में काम होने लगे। जो RMO हमको चेयर नहीं देता था बैठने, वो RMO उठ के सैल्यूट करने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीम की ताकत है, मेरे अकेले की तो नहीं है। और हमारी कोशिश क्या थी कि हमको खिदमत करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज औरंगाबाद के अंदर 48 हॉस्पिटल से टोटल जो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर एनरोल्ड है, और पूरे 48 हॉस्पिटल के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात की पकड़ है, पूरी हमारी टीम की पकड़ है। और हमारा मुतालबा क्या होता है, भाई ये पेशेंट मुस्तहिक है, इसका बिल कम कर दीजिए, ये पेशेंट को ICU का थोड़ा सा चार्जेस कम कर दीजिए, या फला का MRI फ्री में कर दीजिए, CT स्कैन कर दीजिए। ये सब कोशिशें हम लोग करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह करम है कि औरंगाबाद के अंदर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर दारुस्सलाम टीम का आप नाम लीजिए, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये अचीवमेंट्स है आपके, ये एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम जब आपको पोस्ट मिली और आपने ये सब सीखे कि कोई नहीं सुन रहा तो ऐसा करना वैसा करना, ये करना। जहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करने पे दरवाजे खुल गए, वहां पे हमने रिक्वेस्ट करे। जहाँ पर हमारे को ताना कसा गया या हमको रोका गया, वहां पर दरवाजा तोड़कर हम लोग अंदर घुसे, लात मार के अंदर घुसे। यही सियासत है कि हमारा अव्वल मकसद क्या है। सियासत आप किस लिए कर रहे हैं? अगर आप कमाने की नीयत से सियासत करेंगे तो आप आज निकल मुंह के बल गिरने वाले हैं। आप खिदमत की नीयत से करेंगे तो अल्लाह आपको सुरखुर करने वाला है। पर वहाँ तो हो गया आपका, पर जो इंसिडेंट था वंदे भारत के इनॉग्रेशन के टाइम MIM को इनवाइट भी नहीं किया गया, या जब MIM आई तो उनको अंदर भी नहीं आने दिया, पुलिस ने रोका, या जो भी स्लोगन्स वगैरह हुए वो टाइम पे बहुत परेशानी हुई। पर फिर भी उन्होंने अलाउ नहीं किया कि MIM जो है फिलहाल कैसा, एक हिसाब से बोलिए कि हमारा काम है, MIM का लेना देना नहीं है, तो MIM ने भी यहाँ पे होना नहीं। हालांकि MIM तो एक हिसाब से अब, पहले तो नहीं थी, अब नेशनल पार्टी है, हर जगह कैंडिडेट है, हर जगह, तो वो चीज़ तो होना चाहिए थी। क्या है भाई, डिस्क्रिमिनेशन मोदी सरकार जब से आई है ना, तो ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया है।
अब कोई भी उद्घाटन है तो वो हमारा है। अब मोदी साहब का इनॉग्रेशन है, मतलब पूरे बीजेपी का इनॉग्रेशन है, पूरे बीजेपी वाले आ सकते हैं, शिवसेना वाले आ सकते, कोई नहीं आ सकते तो कौन नहीं आ सकते, एमआई वाले नहीं आ सकते। अच्छा, उस वक्त के अंदर इम्तियाज भाई एमपी थे और इम्तियाज भाई को प्रोटोकॉल के तहत बुलाया जाना चाहिए था। यही मांग को लेकर हम लोग वो टाइम पे रेलवे स्टेशन के ऊपर जो हम लोगों ने हंगामा किया, तो उसकी वजह यही थी। और जब इम्तियाज भाई को उन लोगों ने रिस्पेक्टफुली अंदर ले लिया, तब हमने हमारा आंदोलन खत्म कर दिया था। तो वो सब तो ठीक है, पर उसमें एक कैसा बोलेंगे, दिल को धक्का तो लगता ना, कि जब आप जो है एक हिसाब से मैं जो बोलूँगा कि आपके रूलिंग पार्टी में अभी महाराष्ट्र में कौन है, इम्तियाज जलील साहब, आप उनके लिए काम कर रहे हैं और एक किस्म से उनके नाम पे भी काम कर रहे हैं। जहाँ अपना काम नहीं सुने जाता या नहीं होता, आप उनके जरिए बोलते एक हिसाब से। नाम इम्तियाज भाई के लिए काम कर रहे हैं ना, इम्तियाज जलील साहब के लिए काम कर रहे हैं। हम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सिपाही है, चाहने वाले हैं, वर्कर नहीं है। मैं नौकर नहीं हूँ, मैं सिपाही हूँ, मैं जमात का सिपाही हूँ। और मैं मेरे शहर के शहरियान का जो तो ख़ास तौर पे उनके लिए मैं काम करता हूँ, उनके लिए मैं खिदमत करता हूँ, शहर के लोगों के लिए, आवाम के लिए मैं खिदमत करता हूँ, उनके परेशानियों में खड़े रहने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं किसी पर्सनल आदमी का वर्कर नहीं हूँ, नौकर नहीं हूँ, मैं जमात का सिपाही हूँ। नहीं, पर समीर भाई जैसा आपको बुरा लगा वो तो जेन्युइन बात है और वो तो चीज़ चलो हो गई, वो जिसका जो देखेंगे अल्लाह। पर जो समझे, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को इस्लाम के तहत कोई बाउंडिंग है कि अगर सामने कोई मुसलमान खड़ा है तो मैं नहीं खड़े रह सकता, ना कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा बोलता कि आपके सेम रिलीजन का इंसान खड़ा तो आप कैंडिडेट नहीं बन सकते। ये MIM का जो बोलना आता कि भाई मुसलमानों के लिए मुसलमान खड़े करे, मुसलमान के सामने मुसलमान तो वो गद्दार, उसने हमारे सामने नहीं खड़े रहना। तो ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों का जो है सब एक किस्म से बोलेंगे ठेका सिर्फ MIM ने लेके रखी। ऐसा भी हो सकता है कि जो MIM ने कैंडिडेट दी उससे बेटर सामने वाला होगा, और उसको इतना डिफेम करना कि नहीं भाई ये गद्दारी। चलिए आप बता दीजिए मुझे, इम्तियाज जलील साहब से बेटर क्या कैंडिडेट था हमको ईस्ट में? ईस्ट में नहीं ना, सेंट्रल में तो दे सकते थे। सेंट्रल में कौन था? नासिर सिद्दीकी नहीं तो आपको नहीं दे रहे थे तो इम्तियाज जलील साहब को दे रहे थे। वो तो श्योर शॉट, आपको भी मालूम, आवाम को मालूम, सीट तो निकलना ही थी। वो चीज का अगर देखिए ना, हमारी ये सोच को बदलने की जरूरत है। देखिए इम्तियाज जलील साहब, मैं समझता हूँ मेरा उनसे कुछ भी नाराजगी होंगी, सब होंगी, नहीं, वो तो मगर मैं समझता हूँ कि इम्तियाज भाई का असेंबली में रहना बहुत जरूरी था। आज अगर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली में ठीक से नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब के एब्सेंस की वजह से नहीं हो रहा। तो वो श्योर शॉट हो सकता था ना सेंट्रल में। नहीं, अब इम्तियाज भाई ईस्ट से चले गए, आसद साहब ने उनको बोल दिया आप ईस्ट से लड़ो। अब ईस्ट के अंदर मसला क्या हुआ, हमारे 13 मुसलमान कैंडिडेट्स ने मिलके कितने वोट लिए? 2700 वोट कितने कैंडिडेट ने मिलके लिए? 13 कैंडिडेट ने मिलके। अगर वो 13 कैंडिडेट्स नहीं होते तो इम्तियाज भाई जो 2000 से हारे वो आज 700 से जीते हुए होते थे। अब ये जो 13 कैंडिडेट्स है जो ना जीतने के लिए खड़े थे ना इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े थे, वो सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए खड़े थे। अभी आप सवाल करो कैसा, तो किसी कैंडिडेट ने 60 वोट लिया, किसी कैंडिडेट ने 100 वोट लिया, किसी कैंडिडेट ने 18 वोट लिया। तो ये 18, 60, 120, 600 ये जो वोट जिसने लिए, ये क्यों लड़ रहे थे भाई? 600 वोट लेने के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे थे, आप 60 वोट लेने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। इतना कॉमन सेंस तो हर किसी के अंदर है कि उनको इतना तो समझे कि भाई मैं अगर MLA इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मेरी जमानत तो बचे, मेरी जमानत तो बचे। मैं ग्राम पंचायत लड़ने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं आमदार का फॉर्म भर रहा हूं। चलो आपको संविधान ने इख्तियार दिया, आप लड़िए, मगर आपके लड़ने की वजह से अगर कौम का नुकसान होता है तो मैं समझता हूँ आप मुनाफिक है। नहीं, असल वजह इम्तियाज जलील साहब की हारने की है साहिब खान पर। साहिब खान साहब तो 1 लाख की लीड से जीत चुके थे। आपकी है बॉन्डिंग, बातचीत है उनसे? देखिए सलाम तो सबसे है, दुश्मनी किसी से नहीं। MP के बाद वापस MIM में आ गए थे, उनको स्टेज वेज पे इम्तियाज जलील साहब ने कुछ फूल हार करे, वापस MLA के टाइम पे चले गए वो। हाँ तो कुछ आ गया होंगे ना पॉकेट वॉकेट। साहिब खान पठान का घर कैसे चलेगा? ये तो साहिब खान पठान देखिए अच्छा इंसान है। जितने भी कैंडिडेट्स लड़े सब अच्छे हैं, मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। बस मेरा कहना इतना ही है, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप लोग नहीं लड़ते तो 60 वोट जो वेस्ट हुए वो इम्तियाज जलील साहब के हक में जाते। पर समीर भाई इसमें मेन चीज़ ये है, और ये तो आपका फर्ज है, मैं तो बोलता अगर आप आवाम में है और आपको बोलना है, वोटिंग परसेंटेज तो बहुत मायने रखता।
और उसकी वजह से भी ये जो एक लॉस हुई ये रिकवर हो सकती थी अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता रहता था। भाई क्या है ना, हम जो यूथ है, यंगस्टर जो है ना, हमको सिर्फ झंडे उठा के भागने के लिए रखे आप लोगों ने। हमको आप मौके नहीं देना चाहते, और जब तक आप हमको मौके नहीं देंगे ना साहब, तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाला नहीं है। सही बात। आपके हर प्रोग्राम के अंदर, आपके हर जलसों के अंदर, आपके हर धर्मों के अंदर सबसे आगे रहेगा नौजवान, झंडे लेके भागेगा, इम्तियाज जलील जिंदाबाद, इम्तियाज जलील जिंदाबाद, सब चिल्लाते फिरेगा। मगर जब वही नौजवानों को हक देने का बात आएगा तो आप किसी और के सर के ऊपर हाथ रख देंगे और बोलेंगे नहीं ये हमारा कैंडिडेट है। तो नौजवान कब तक आपकी बात सुनेगा? नौजवान ये चाहता है कि उनके बीच में से आप किसी को टिकट दे। अगर आप देते तो एक नौजवानों के अंदर वलगला पैदा होता, एक यूथ के अंदर और जो है तो जुनून पैदा होता, जोश पैदा होता। और मैं समझता कि दोनों सीटों के ऊपर उसका जो था आप नतीजा देख सकते थे। मगर क्योंकि अब वो सब पुरानी बात है, बीत गई है। मगर आगे के लिए कम से कम नौजवानों को इस्तेमाल मत करिए साहब, उनमें से किसी को टिकट दीजिए। अब कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं तो नौजवानों को भी मौका दीजिए। जिन कार्यकर्ताओं ने जमात को मजबूत करे, पिछले 10 साल से जमात का झंडा उठा के भागते फिरे, उनके साथ कम से कम नाइंसाफी मत करिएगा, उनके साथ तो भी इंसाफ कर दीजिएगा। समीर साजिद के साथ नाइंसाफी हुई, कोई मसला नहीं, लब्बैक, आपकी हर बात के ऊपर कबूल, नहीं देते मत दो, अहदे नहीं देते मत दो, कोई मामला नहीं। मगर कम से कम इम्तियाज भाई आपसे ये गुजारिश है कि आने वाले वक्त के अंदर कॉरपोरेशन के जब इलेक्शन होंगे तो जिन नौजवानों ने 10 साल से आपका साथ दिए, आपके लिए झंडे उठाते फिरे, आपके लिए इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, इम्तियाज भाई जिंदाबाद करते फिरे, उनको टिकट दीजिएगा। कम से कम उनके साथ नाइंसाफी मत करिएगा। पैराशूट्स की जरूरत जमात को नहीं है, हर वार्ड के अंदर हमारे सिपाही मौजूद है, उन सिपाहियों में से किसी एक को मौका दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मौका दीजिएगा, ताकि ये यंगस्टर जो औरंगाबाद शहर के अंदर जिन्होंने आपको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, आपको कायद बनाया, उनके साथ इंसाफ करिएगा। नहीं, वही तरीका है ना मोटिवेट करने का। इंसान और काम कैसा करेगा जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा? कुछ रिवॉर्ड ही नहीं देंगे तो करेंगे। अभी आप जनरल सेक्रेटरी बन गए, अभी कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी तो इन शॉर्ट आपके हाथ में है। कोई मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के अंदर कोई जिम्मेदारी किसी के हाथ में नहीं होती, वन साइडेडली इम्तियाज जलील साहब के हाथ में होती है। हमको जो जिम्मेदारी देंगे, जाओ आप चिल्लाते फिरो, हम चिल्लाते फिरेंगे और बाकी देखेंगे जो अल्लाह है। क्या बेस पे अभी कॉर्पोरेशन का टिकट वगैरह देते? भाई डिपेंड्स ऑन इम्तियाज। मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इम्तियाज जलील साहब। अच्छा, उनको बोलना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा या असद साहब को बोलना पड़ेगा, या तो ऐसा भी होता वक्त आने पे इम्तियाज भी बोलते मेरे हाथ में कुछ नहीं। उन्होंने एक चीज बहुत गलत करे समीर भाई, आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई पर आप जानते होंगे वो इंसिडेंट्स पे से। आप सादत नगर गली नंबर 10 में आए थे रोड का इनॉग्रेशन का जी। वो रोड का ड्रेनेज मैंने बिछाया, मेरे पास फंड था, संजय शिरसाट साहब की निधि थी, उस पर रोड बना दिए यार। और वो मेरा इतना 6-8 महीने का क्रेडिट चलेगा सिर्फ वो रोड के ऊपर से कि इम्तियाज अली साहब ने रोड बना दिए, उसका ड्रेनेज पूरा मैंने बनाया, काम मैंने पूरा करा। इनॉग्रेशन के दिन आप भी आए थे। देखिए क्या है मामला, ये क्रेडिट के बड़े लफड़े भाई। हमारे पास भी है, आपके पास भी हर जगह चलते रहता, मगर अल्लाह आपको उसका अजर देगा। मैं नहीं, अच्छा तो अभी जैसा पैनल सिस्टम होने वाला है, ऐसा चल रहा है, अभी फिक्स नहीं है। तो ज़्यादातर जो मैंने देखा और मेरी जो स्टडीज़ या सर्वे है, 3 वार्ड है जिसमें से 2 वार्ड तो श्योर शॉट नॉन मुस्लिम है और 1 वार्ड जहाँ पे मुस्लिम मिलेगा तो मुस्लिम डालेंगे, जहाँ नहीं है वो तो 3 नॉन मुस्लिम वार्ड होने वाले। अभी आपके नगर सेवक जब स्टार्टिंग में आए थे तब बहुत ज़्यादा 17, 18, 20 के करीब थे शायद। अब नहीं, टोटल 26-27 थे ना। हाँ, 20 के ऊपर नीचे थे। अभी तो कुछ हिसाब में नहीं बैठ रहा हूँ। तो ये चीज़ में कैसे एमएम करेंगे जब नॉन मुस्लिम वार्ड अगर बन जाएंगे या एक भी मुस्लिम वार्ड आ गया तो पैनल में चलना है। यूती तो आप करते नहीं किसी से, वंचित से भी नहीं टूट गई थी, इसमें कॉर्पोरेशन में कैसे आएंगे एमएम? देखिए भाई, ये जो पैनल सिस्टम है, पैनल सिस्टम का उसूल ये है कि 3 वार्ड के लोग मिलके 3 जगह पे वोट करते हैं। तो वो इंशाल्लाह उसके अंदर होगा क्या, पैनल सिस्टम में सिंबल मजबूत होगा, चाहे वो सिंबल एमआईएम का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, सिंबल की वैल्यू बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेशन के अंदर अगर हतमी फैसले किए गए, सही फैसले किए गए, तो एमआईएम के 35 के ऊपर कॉर्पोरेटर्स चुन के आएंगे। ये हो सकता है। मैं आपको 3 नाम बोलता हूँ, आप उसमें बोलना मेरे को आपकी बॉन्डिंग ये तीनों से कैसी है। फेरे साहब से कैसी है आपकी बॉन्डिंग?
भैरे साहब से। खैर माजी खासदार साहब, 4 साल के माजी खासदार, जिसने मेरे शहर को 20 साल पीछे किया, वैसे आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आपकी बातचीत नहीं है? कोई नहीं। चलो ठीक है, उनसे नहीं है। बुमरे, अच्छा ये तो चलो ऑपोजिशन में, कांग्रेस वगैरह में है आपकी किसी से बातचीत? आप नाम बोलिए, मैं कुछ बोल सकता आपको? नाना तो आप मेरी जमात में से बोलिए। नहीं, नाना पटोले से मेरा क्या लेना देना, मैं एमआईएम का आदमी हूँ। नहीं तो बातचीत तो मैं कहीं को बातचीत, कोई जरूरत नहीं बातचीत। इम्तियाज जलील साहब की बातचीत रहती है भाई, इम्तियाज भी अनदर लेवल, एक ग्राउंड लेवल पे तो आती होंगी ना। तो मेरा पूछने का मकसद ये है कि आप अपन खुला बोलते हैं आप कि एंटी बीजेपी या एंटी मुस्लिम जो करता है हम उनके खिलाफ है, यूथी क्यों नहीं होगी? बिहाइंड द स्टेज, बैक डोर में चाय पीते, साथ में घूमते, एक दूसरे की दावतों में जाते, यूथी के टाइम पे ऑन कैमरा क्या मसला हो जाता? भाई मैं बहुत छोटा सिपाही, सुनो मैं बहुत छोटा सिपाही, ये सारी बातें ना इम्तियाज जलील साहब से आप सवाल करिएगा, वो बेहतर जवाब दे सकते। नहीं, मैं आपसे इसलिए कर रहा, सिपाही पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ग्राउंड लेवल। नहीं, तो सिपाही सिर्फ झंडे लो और इम्तियाज जलील जिंदाबाद, इम्तियाज जलील जिंदाबाद करते रहो, उसके लिए सिपाही का काम वही है, बाकी क्या है? ऐसा नहीं रहता। कुछ तो एक सजेशन तो देना चाहिए ना सिपाही ने। किसको? राजा बोस के। There is no scope for suggestion and objection। आपकी बात पे से क्या लग रहा है मालूम है क्या? जो गफ्फार कादरी साहब ने बोले कि मैंने बहुत कोशिश करा कोऑर्डिनेट करने की, मैंने सुप्रीमो से भी बात करा, इनसे भी बात करा, जो उन्होंने ऐसा बताने से लगा है कि एरोगेंस है, इग्नोरेंस भी है और एरोगेंस भी है। इम्तियाज भी में हाँ, नजरअंदाज भी किया गया और थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है कि भाई उनको मैं पसंद नहीं था, तो उन्होंने मेरी चीज आगे बढ़ाने की कुछ सही नहीं समझा। डॉक्टर साहब के अंदर एरोगेंस है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब के अंदर जो है तो वो जेलस, यही मैं मानता हूँ। इम्तियाज भी में एरोगेंस कभी नहीं था, मैं कभी नहीं देखा। इम्तियाज भी से जब मैं बात करना चाहा, बिल्कुल मुझे रिस्पांस मिला और इम्तियाज भी ने मेरी बात को सुना। हाँ, सुने, कुछ करे नहीं वो अलग बात है, मतलब सुनना मतलब कम से कम सुने तो सही हमेशा इम्तियाज भी ने। डॉक्टर साहब तो उतनी बात भी नहीं सुन सकते। चल निकल गया, ये डॉक्टर साहब है और इम्तियाज भाई सुकून से अपनी बात सुनते। मेरे इख्तलाफ हो सकते, मगर इम्तियाज भाई इज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन। थोड़े से इश्यूज है इम्तियाज भाई में, मगर अपर लेवल पे अगर हम वो सब छोटी छोटी बातों को साइड लाइन करें तो इम्तियाज भाई इज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन एंड इम्तियाज भाई इज अ रियल हीरो विच औरंगाबाद गॉट। नहीं, औरंगाबाद को मिली वो तो सही बात है, पर एक इंसान को इतने राइट्स दे देना पूरे स्टेट लेवल पे, महाराष्ट्र में सबसे बड़े उन्होंने हैं, उनकी बात के आगे कुछ है नहीं, जो है असद साहब बोलेंगे, जिनको एक किस्म से, जैसे आप आज यहाँ पे बैठे हुए, अब बूढ़ीलैंड में अभी क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं है, पर आप यहाँ बैठे बैठे वो चीज़ का फैसला ले रहे, वो तो वो लोगों पे नाइंसाफ़ी है ना। आपको एटलीस्ट वो लोगों से ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन तो लेना चाहिए ना कि भाई हम क्या करना है, सही करना, वो बाद में आप आपका करो जो आपको करना है, पर एक इंसान पे इतनी जिम्मेदारी डाल देना और वो रिपीटेडली दिख रहा है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आप एमपी में भी हार गए, एमएलए में भी हार गए। एमपी में चलो आपने रीज़न दिए कि पैसा था, वो तो ठीक है, मान लिए सबको पैसा था। एमएलए में तो पार्टी फंड तो आता ही आता, ऐसा तो नहीं कोई पार्टी फंड नहीं देती। और इम्तियाज जलील साहब को तो फंड की भी ज़रूरत नहीं है, नाम पे वोट निकलता है एमआईएम। अभी मैं जो बोलता आपको, आप वोट डिनाई करना, मैं अगर कोई गलत हूँगा तो। इससे पहले भी 2 बार इलेक्शन हुए, एमएलए के हुए, एमपी के हुए, अब एमएलए और एमपी के हुए। जितनी ताकत ये एमएलए के इलेक्शन में लगी अकबर अवैसी साहब को और असदुद्दीन अवैसी साहब को, रास्ते रास्ते घूमना पड़ा। इतनी मेहनत क्या करने की नौबत आ गई? डर हो गया था कोई चीज़ का कि ग्राउंड रियलिटी मालूम पड़ गई थी कि अपने तो मसले होने वाले। इतनी मेहनत इससे पहले 10 साल में तो हुई नहीं। जब पहली बार इम्तियाज साहब आए थे वही टाइम हुई इतनी मेहनत। ये बार गफ्फार कादरी साहब का डर था या कुछ चीज़ें ऐसी आ गई थी कि ज़रूरत पड़ी उनको करने की, क्योंकि दूसरी जगह तो उन्होंने इतना मेहनत नहीं करे। मैंने तो बहुत नज़र रखा उनके ऊपर। गली गली असदुद्दीन अवैसी साहब को फिरना पड़ा, जिनको अपने माशरे में फिरने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती वोटिंग के वास्ते, उनका काम इतना अच्छा है, अपने पास क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, असल में असद साहब और अकबर साहब फिरना नहीं चाह रहे थे। हाँ। मगर क्या औरंगाबाद के आवाम असद साहब को देखना चाह रही थी, इसलिए बोल रही थी साहब गली हमारी गली में भी, हमारी गली में भी, हमारी गली में। ये स्टेज पे देखना और अपने खुद की महल्ले में देखना एक अलग मोहब्बत है साहब। अकबर साहब को 10 साल हो गए थे, औरंगाबाद के आवाम ने देखा नहीं। वही क्या बड़ी 10 साल की बात है। ये आवाम की मोहब्बत थी जिसकी वजह से अकबर साहब को आना पड़ा। तो अकबर साहब इतना वक्त नहीं देते। तो बीच में भी आ सकती थी।
नहीं, MP के टाइम पे भी आ सकते थे। आप एक बात समझिए, देखिए इम्तियाज जलील साहब एक बहुत बड़ा चेहरा आज औरंगाबाद के अंदर मजलिस को मिला है, हमको मिला है, और इम्तियाज भाई के रहते में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर इस बार असद साहब को बुलाने की वजह बार बार हर एरिया के अंदर ये थी कि एरिया के लोगों की भी मांग होती है। अब जैसा मेरे पास जो कॉर्पोरेटर्स बैठते हैं, वो कॉर्पोरेटर्स के अगर महल्ले के लोग चाह रहे कि भाई असद साहब ने उनके महल्ले में आके जाना, तो उनकी फरमाइश के ऊपर असद साहब को हम लोगों ने जो तो ज़्यादा से ज़्यादा घुमाने की शहर के अंदर कोशिश किए हैं। और अकबर साहब का जो रोड शो हुआ था वो नौजवानों के इसरार के ऊपर हुआ था। नौजवानों का इसरार था कि भाई अकबर साहब ने जो तो रोशन गेट से लेके जो तो वहाँ तक चंपा चौक तक आगे तक आना चाहिए, रोड शो करना चाहिए। और ये मुतालबा मैंने ही इम्तियाज भाई के पास किया था कि नहीं, हम अकबर साहब का रोड शो करते हैं ताकि नौजवानों की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सके, क्योंकि अकबर साहब का रोड शो औरंगाबाद के अंदर कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ था, और ये नौजवानों की गुजारिश के ऊपर किया गया नहीं, पर वो रोड शो में जो तकलीफें आई, या अब आप समझ लीजिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जो सामने दूसरे भी लोग थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने थोड़े गलत अल्फाज का इस्तेमाल करे या जो भी करने की कोशिश करे, और वो चीज़ आप लाइव कर रहे, ऐसा भी नहीं आप वो चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते, वो आपके सामने हो रही और वो आपको सुने भी आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। भाई सुनिए ना, हाँ, जब रोड शो हमारा जा रहा था ना, तो सैलाब था साथ में, वही बोल रहा जो कोने कशर में बैठ के चिल्ला रहे थे ना, वो आवाज़ें हमारे तक आई भी नहीं, हमको मालूम भी नहीं। अच्छा। बाद में हमने किसी से सुना कि भाई ऐसी है, मगर उसके अंदर भी क्या है, देखिए इम्तियाज भाई की वालदा हो या कोई भी मेरे कार्यकर्ता की या कोई भी मुसलमान की वालदा हो, वो वालदा मेरी भी वालदा है जी। और ऐसी बात अच्छी बात नहीं है सर, वही मैं बोला, ऐसी बात अच्छी बात नहीं। मैं तो मतलब तकलीफ होती है सोच के कि भाई वो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, जब वो देख के अपने को तकलीफ हो रही। तो किसी की भी वालिद हो, किसी की भी वालदा हो, एवरीवन इज़ जो है तो रिस्पेक्टफुल है। अल्लाह हर किसी की इज़्ज़त कायम रखे, और हर औलाद को ये मतलब शऊर अल्लाह दे, और माँ बाप ख़ास तौर पे सीख दे कि हम हर किसी के माँ बाप की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। आप कोई डरे किसी से? अभी तक डर लगा आपको किसी से? बिल्कुल भाई, मैं 24/7 डर के साए में जीता। आप कल रात में डरे? मैं 24/7 डर के साए में जीता भाई, और वो डर का साया मेरे अल्लाह का है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कुछ गुनाह ना हो जाए, मुझसे कुछ नाहक ना हो जाए। हाँ, आपका जो कल रात का मैसेज था वो देख के मैं डर गया था, मतलब इसको क्या हो गया, इसको क्या होगा बोला। फिर मैं कुछ देख रहा था और मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखना पड़ता बातचीत के वास्ते, मेरे को कुछ जोक आया असल में, तो मैं क्या करा, मेरा व्हाट्सएप खोला और पहली चैट जो दिखी, मैं देखा ही नहीं किसी की, मैं वो टाइप कर दिया और वो पूरा टाइप नहीं करा और वो सेंड हो गया गलती से, और मेरे भी दिमाग में नहीं, उसमें कुछ ऐसी चीज लिखी हुई थी जो नहीं लिखा हुआ रहना, और वो समीर भाई को चले गई वो चीज। वो ठीक है, कोई मसला नहीं। बेहतर हुआ कि सिर्फ क्वेश्चन मार्क आया, सामने से गालियां नहीं आई। अच्छा नहीं, अल्लाह ने सबर बहुत दिए। इम्तियाज भाई ने मेरे अंदर बहुत सवाल कूट के भर दिए, तो मैं चीजों को पहले समझ के लेता। अब मैं समीर भाई, आप यकीन मानो रात भर सोच रहा था अब समीर भाई कल फोन उठाते क्या नहीं उठाते, आते क्या नहीं आते, मतलब गलती से हो गई वो चीज़। साजिद भाई एक इनसाइट बताता, लास्ट अपन खत्म करेंगे। मैं जिसका पॉडकास्ट लेता ना, मैं 24 घंटे पहले स्टोरी डालता कि ये शख्स आने वाले हैं मेरे पास, आपके कुछ सवाल होंगे तो मेरे को बोलो, मैं मेरे सोशल मीडिया के जरिए आपको बोलूँगा। सवाल तो कुछ नहीं आए, पर जेन्युइनली लोग चाहते कि आपने खड़े रहना। देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में MLA इलेक्शंस में हमको मौका नहीं मिला, मगर हम मायूस नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर लगातार आवाम के बीच में मौजूद रहेंगे, आवाम की खिदमत करते रहेंगे। दारुस्सलाम औरंगाबाद से जो भी हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं वो करते रहेंगे, अपनी खामियों को दुरुस्त करेंगे, अपनी कमियों को और बेहतर करेंगे, उसमें हमारे में जो खामियां हैं वो उसको ख़त्म करेंगे, हमसे जो गलतियाँ हुई है उसको सुधारते हुए और अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। मैं अकेला नहीं, पूरी दारुस्सलाम टीम मिलकर जो है तो हम और अच्छा काम करेंगे। और 2029 का आपको वादा करता हूँ कि 2029 के अंदर समीर साजिद बिल्डर MLA इलेक्शन लड़ेगा, और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के ऊपर ही लड़ेगा, और जीतेगा भी। जीतना तो है जी, 24 में भी जीत गए होते अगर मिल जाता, मगर वो खुदा कुदरत की बात है, अल्लाह ने हमारे नसीब में नहीं रखा था, इसलिए कुछ इंतज़ार है, 5 साल का इंतज़ार है। मगर 2029 में MLA इलेक्शन लड़ा जाएगा, ज़ोरों शोरों से लड़ा जाएगा, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोग लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, चाहे
कैसे भी हो जीतेंगे जरूर, लड़ेंगे भी जरूर। बाय क्रू कुछ भी आ जाए बीच बाय में। हुक और बाय क्रू कैसे भी हो जाए, लड़ना है और जीतना है इंशाल्लाह। चलिए देखिए, आप ये अनकट बाय सूफियान जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा और इसको फॉलो करिएगा। और हमारे जो सूफियान साहब है बड़ी अच्छी बातें जो है तो उगलवा लेते हैं, तो इन बातों को सुन के जो मज़ा आपको आने वाला है, तो इसको ये मज़ा आपको मिले और ये अनकट बातें आपको सुनाई दे, इसके लिए सूफियान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और हमको भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत।